हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र जो 2024-25 के लिए आयोजित है, प्रस्तावित है। और इस वर्कबुक को हम भरेंगे। इतनी इसके जितने भी चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, पूरी एक्टिविटी को करेंगे। तो चलते हम लोग चैप्टर की ओर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1 के नाम से पहला चैप्टर है। और हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हर बार की तरह आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में आपको यदि विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, जो भी डाउट हो आपको। और मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं और फ़ोन भी लगा सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो है, मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। ठीक है। और दूसरे मोबाइल नंबर है मेरे 77 480 34 984, लास्ट में 984 है। तो चलते हम लोग वीडियो की ओर बिना देर किए और एक एक एक्टिविटी को समझते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी है बच्चों। एक्टिविटी फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड टेक डिक्टेशन। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को आंसर देने हैं। ये जो क्वेश्चन है इनके ओरली देने हैं, मौखिक देने हैं। और ये जो आंसर है आप अभी देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको ये सभी पर्टिकुलर आंसर है, सबके अलग अलग आंसर हैं। आप सभी जितने बच्चे हैं सबके ये आंसर अलग अलग होंगे। तो देखते हैं कैसे ये एक जैसे आंसर नहीं है। जैसे पहला है, हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन योर फैमिली, है ना। तो कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी पीपुल कितने सदस्य हैं, आर देयर इन योर फैमिली। अब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं बच्चों, जितने सदस्य हैं, जैसे मैंने 8 लिखे हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं बच्चों, आप उतने सदस्यों की संख्या लिख सकते हो। लिस्ट दें, फिर उनकी आपको एक सूची भी बनानी है, नाम से बाई नेम बनानी है। सबसे पहले दादाजी का नाम, दादी का नाम, जो जो भी आपके परिवार में है सदस्य, उनके नाम आपको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज योर फादर, आपके पापा, व्हाट डज योर फादर मदर डू, क्या करते हैं आपके पापा मदर जो है वो क्या है, किस पोस्ट पे क्या काम करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हम लिखेंगे माय फादर इज ए फार्मर। यदि आपके पिताजी किसान हैं तो फार्मर लिखेंगे, टीचर है तो टीचर लिखेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर, दुकानदार तो शॉपकीपर, जो भी है लिखेंगे। इसके साथ माता के लिए हम चाहें तो माई मदर इज ए हाउस वाइफ लिख सकते हैं। आपकी माता जी जो भी कार्य करती है, जिस पोस्ट पर, टीचर है, डॉक्टर है, जो भी आप लिख सकते हैं, या किसान है तो हम फार्मर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, ये आपके पर्टिकुलर प्रत्येक बच्चे के अलग अलग आंसर है। डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, क्या आपके कोई भाई या बहन है, तो हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है। और इसके बाद है, डू योर अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू, क्या आपके जो चाचा और चाची और जो आपके दादा दादी हैं वो आपके साथ रहते हैं, तो रहते हैं तो यस लिखना है और नहीं रहते हैं तो नो लिखना है। ये भी आपके अनुसार ही आपको उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपको ये उत्तर यहाँ इसके सामने या इधर भरने हैं और पर्टिकुलर आंसर है इनके सभी के। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारी एक्टिविटी 2 है। इसके बाद है सेकंड नंबर की एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना। इसको पैसेज को पढ़ना है बच्चों, पैसेज को पढ़ के फिर अपने को नीचे आंसर देने हैं। तो देखते हैं, ए फैमिली इन कर्नाटका टेक 180 पीपल, जो एक फैमिली है, एक परिवार है कर्नाटक में, उसमें 180 व्यक्ति रहते हैं। दे नीड अराउंड, है ना, 1200 रोटीज, और लगभग उनको 1200 रोटीज एवरीडे, प्रत्येक दिन जरूरत पड़ती है 1200 रोटियों की। दे यूज 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, उनको वो यूज करते हैं 20 किलो गेहूं के आटे का, तो मेक रोटीज, रोटी बनाने, है ना। एक दिन में 1200 रोटी बनती है और 20 किलो आटा उनका लगता है। द फैमिली नीड्स आर एस 40,000 यानी 40,000 फॉर क्लोथ्स एवरी ईयर, है ना। तो जो परिवार है उसको आवश्यकता पड़ती है 40,000 रुपए के कपड़ों की प्रत्येक ईयर, यानी हर साल, तो प्रति वर्ष उन्हें 40,000 रुपए के कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। द टेलर्स नीड
ए ट्रैक्टर टू कैरी क्लोथ। और जो टेलर्स है, जो दर्जी है, उनको आवश्यकता पड़ती है ट्रैक्टर की कैरी क्लोथ, उनके कपड़े लाने के लिए। जब वो कपड़े सिल के आते हैं उनको लाने के लिए एक ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। बहुत आसान है, बिल्कुल सरल है ये। जैसे आप देखो, ए फैमिली इज इन कर्नाटका हेज पीपुल। तो जो पहली फैमिली है यहाँ देखो, ए फैमिली इन कर्नाटका हेज है ना 180, यहाँ पर 180 लिख दिया और पीपुल है ना 180, 180 पीपुल लिख दिया यहाँ पर, ऐसा कैसे ही लिख दिया यहाँ से। दूसरा, दे नीड्स, उनको आवश्यकता होती है रोटीज एवरीडे। कितनी रोटियों की? तो देखो अराउंड 1200 रोटीज, तो अराउंड 1200 यहाँ लिख दिया है ना। दे यूज, देखो यहाँ दे यूज क्या यूज करते हैं, 20 kg तो मेक रोटीज, रोटी बनाने के लिए 20 किलो क्या उपयोग करते हैं वो, व्हीट फ्लोर है ना। ये व्हीट फ्लोर है ना, गेहूं का आटा उपयोग करते हैं, व्हीट फ्लोर हम लिखेंगे। इसके बाद द फैमिली नीड्स 4 क्लोथ एवरीडे, जो वो प्रत्येक जो एवरी ईयर्स में उनको कितने रुपए के कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो 40,000 यानी 40,000 रुपए की कपड़ों की RS 40,000। द टेलर्स नीड, तो टेलर्स नीड किसकी आवश्यकता पड़ती है, टू कैरी क्लोथ, कपड़े लाने के लिए, ए ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर लिख दिया इस तरह से। ये आंसर यहाँ लिख दिया हमने, बहुत आसान है ये। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड भी बहुत आसान है, इसको पढ़ेंगे तो दे, ये भी थोड़ा सा, ये भी आपको अपने परिवार के अनुसार आंसर देने हैं। तो देखते हैं, दे आर पीपुल इन माई फैमिली, कितने व्यक्ति हैं, सदस्य आपके परिवार में। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य बच्चों, आप लोग उतनी संख्या में सदस्य लिख सकते हैं, है ना। 10 लिखे मैंने। माई फादर इज ए फार्मर, मैंने वो अभी बताया था कि आपके पिताजी जो भी है किसान है, टीचर है, यहाँ पर फार्मर, टीचर, डॉक्टर वो लिखना है। माई मदर इज हाउस वाइफ, तो मम्मी, यहाँ मैंने हाउस वाइफ लिखा। आपकी मम्मी यदि किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो भी काम करती है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो आप लिख सकते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, फॉर फूड, भोजन में हम खाते हैं। तो हम, जाहिर सी बात है, एक रोटीज, ROTIES रोटीज, और राइस चावल या रोटी खाते हैं। माई ग्रांड पेरेंट्स लिव इन, मेरे जो ग्रांड पेरेंट्स है वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं, कोटा रहते हैं, झालावाड़ रहते हैं, नीमच रहते हैं, भोपाल रहते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इस तरह से बहुत आसान है ये लिखना। और ये क्वेश्चन का हमने आंसर दिए हैं एक्टिविटी थर्ड की। अब हम एक्टिविटी 4 पर चलते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं बच्चों ये एक्टिविटी 4 पर। रीड द फॉलोइंग पोइम्स, ये पोइम्स को पढ़ना है, बहुत आसान पोइम है और इसके बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी आंसर है। जैसे, ए फैमिली इज ए प्लेस, एक फैमिली एक स्थान है, फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, जो कि प्रसन्नता और आंसू का है ना स्थान है। ए फैमिली इज ए प्लेस, एक परिवार एक स्थान होता है, फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, जहाँ प्रेम और यादें होती है। तो ये बहुत आसान है इसका आंसर। देखो, ए फैमिली इज फुल ऑफ, एक परिवार जो है फुल ऑफ, तो एंड टीयर्स तो इसने लिखा, देखो यहाँ से फुल ऑफ एंड टीयर्स लिखा, तो यहाँ पर अपने को लाफ्टर लिखना, तो LAUGSTER लाफ्टर लिख दिया, ऐसे इसमें से देख के भरना है। इसके बाद, ए फैमिली इज फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, तो ये देखो फुल ऑफ लव तो इसने लिखा, एंड तक लिखा, मेमोरीज अपने को यहाँ लिखना। इसके बाद एक्टिविटी 5 है बच्चों। 5 एक्टिविटी में देखेंगे हम लोग, ये मैच द वर्ड्स फॉर इमोशन, मैच द वर्ड्स फॉर इमोशन विद द करेक्ट पिक्चर। ये जो पिक्चर है, करेक्ट पिक्चर है, इसमें इमोशन देखने हैं, ये इमोजी बने हुए इनमें से अपने को, तो ये 5 वर्ड लिखे हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्कैर्ड और सरप्राइज्ड। तो इनको मिलाना है, तो इनमें से हैप्पी, हैप्पी क्या है, ये हैप्पी दिख रहा है तो इसको हैप्पी से मिला दिया। सैड, सैड दिख रहा है ये, तो सैड से इसको मिला दिया। एंग्री, गुस्सेल दिख रहा है ये, इसको मिला दिया। सरप्राइज्ड, ये अचंभित दिख रहा है, आश्चर्यचकित दिख रहा है। और स्कैर्ड, डरा हुआ है दिख रहा है, तो इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इमोजी हमने मिला दिए और ये आपको मिलाने थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 6 पर। एक्टिविटी 6 एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ते हैं एक्टिविटी 6 में। रीड द फॉलोइंग स्टोरी,
ये स्टोरी को पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने को जो इसकी एक्टिविटी में जो क्वेश्चन आंसर है इस पैसेज को पढ़ के फिर ये स्टोरी को पढ़ के आंसर देना है। ए जेकल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक जो सियार का परिवार है रहता है एक जंगल में। वन डे एक दिन ए लोइन केम नियर देयर डेन। एक शेर जो है उनकी डेन के पास आया, उनके गुफा के पास आया। द फादर जेकल सा द लोइन। तो जो फादर जेकल है उसने उस लोइन को देख लिया। ही सेड इन ए लाउड वॉइस। वो बहुत तेज आवाज में बोला, वे आर आवर चिल्ड्रन एवरी चिल्ड्रन क्राइंग। हमारे बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? तो द मदर जेकल रिप्लाइड, ओ डियर। मदर जेकल ने उत्तर दिया, ओ प्रिय, अवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लोइन। हमारे बच्चे जो हैं चाहते हैं खाना, एक शेर को खाना चाहते हैं। जैसे ही द लोइन हियर्ड दिस, शेर ने सुना, ही गोट स्क्रेड। वो डर गया एंड रन अवे, वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर अपने को देना है, यहां से देख के देना है। तो सबसे पहले वेयर डिड द जेकल फैमिली लाई। तो सबसे पहले जेकल फैमिली जो लीव है कहाँ रहती थी? तो ये देखो, ए जेकल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ये मैंने लिखा है जेकल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। तो यहां से पहला आपको यहां लिखना है। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट केम नियर देयर डेन। व्हाट केम नियर देयर डेन। तो कौन आया उनके डेन के? तो ए लोइन कम नियर देयर डेन। ये देखो यहाँ पे लिखा ए लोइन, केम लिखा है यहाँ पर, कम की सेकंड फॉर्म केम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ए लोइन केम नियर देयर डेन। ये दोनों हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से देख के आप लिख सकते हैं चाहे। थर्ड है, व्हाट डिड द फादर जेकल से। फादर जेकल जो है उसने क्या कहा? तो ये देखो यहाँ पर है, ही सेड। यहाँ पर अपन लोग फादर जेकल वर्ड का उपयोग कर लेंगे। मैंने यहाँ लिखा जैसे फादर जेकल सेड इन ए लाउड वॉइस, तेज आवाज में, वेयर आर अवर चाइल्ड चिल्ड्रन क्राइंग। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा, तो ही सेड की जगह फादर जेकल इन ए लाउड वॉइस, वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग। हमारे बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डिड द मदर जेकल रिप्लाइड। मदर जेकल ने क्या रिप्लाई किया, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं मदर जेकल ने, तो द मदर जेकल रिप्लाइड, मदर जेकल ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? ओ डियर आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लोइन। हमारे बच्चे जो है एक शेर को खाना चाहते हैं। ये देखो मैंने भी लिखा वे आर आवर, ये देखो आवर, ओ डियर आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लोइन। ठीक है, इसके बाद है फिर आया क्वेश्चन, व्हाट डिड द लोइन डू। तो फिर उसके मतलब शेर ने क्या किया? तो द लोइन गोट स्क्रेड एंड रन। यहां से लिखना है, लोइन गोट स्क्रेड एंड रन, ही की जगह द लोइन लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा जो गद्यांश है, ये स्टोरी है, ये पूरी हुई। और इसके बाद फिर हम चलते हैं एक्टिविटी 7 पर। 7 एक्टिविटी बहुत आसान है, बहुत सरल है, इसको भी देखते हैं। यूज कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, तो कहां कहां कैपिटल लेटर का उपयोग होता है। एंड फुल स्टॉप इन दिस सेंटेंस करेक्टली। एक तो फुल स्टॉप है ना, हिंदी में बोला जाए तो पूर्ण विराम, तो फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट लेटर जो भी है इसका, जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है ये, तो इसको कैपिटल में बदलना है। कैपिटल लेटर में बड़ी अंग्रेजी में कर देना है यदि हम लोग ऐसे बोले तो जैसे ONE1 स्मॉल लेटर में था, इसको कैपिटल में ओ कर दिया, फादर को या कैपिटल में कर दिया और मदर को। और उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, और लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा देना है। बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, इन सबके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। जब आप सेंटेंस लिखोगे तो फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर। ये आपको पूरा सेंटेंस लिखने के बाद केवल फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल करना है और फुल स्टॉप लगाना है। ए जेकल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, वन डे ए लोइन केम नियर देयर डेन। तो इस तरह लिखना, और ये 1 का ओ कैपिटल से कैपिटल करके और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे यहाँ पर फादर में एफ कैपिटल लिख करके लाउडली के बाद फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस पहले लिख के फिर फुल स्टॉप लगाना। मदर जेकल रिप्लाइड, तो एम बड़ा लिखना है, ये कैपिटल में लिखना, फिर पूरा लिख के सेंटेंस में रिप्लाइड के बाद ये लगाना है फुल स्टॉप। द लोइन रन अवे, तो ये फर्स्ट में टी को कैपिटल करना है, उसके बाद रन अवे को करना है। इस तरह से हमारी इसमें 7 एक्टिविटी थी, वो 7 ही पूरी हुई।
अब हम लोग इसके जो मीनिंग है उनकी ओर चलते हैं। तो बच्चों हम लोग ये मीनिंग पर पहुंचे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने के बाद उसकी स्पेलिंग और स्पेलिंग के बाद हिंदी मीनिंग को याद करते हैं, जिससे हमें पाठ पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये इसके मीनिंग है, ये पूरे मीनिंग है यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के और ये पूरे मीनिंग है। आप लोग अच्छे से इनको तैयारी करें और इन पूरी मीनिंग को अपनी जो होमवर्क की जो कॉपी है गृह कार्य के लिए जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है उसमें इसको पूरा लिखें और लिखने के बाद इसको अच्छे से समझें और ये पूरी स्पेलिंग याद करें सही सही और इनकी हिंदी मीनिंग याद करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ब्रिज कोर्स क्यों चलाया जाता है। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है कि ये जो जो सेशन स्टार्ट होता है, सत्र स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट मंथ में ये चलाया जाता है ताकि बच्चों की जो कमजोरियां हैं, बेसिक नॉलेज है वो अच्छा हो जाए और वह जो मुख्य पुस्तकें जो मेन बुक है उनमें जो भी कठिनाई आएगी तो वो नहीं आएगी यदि हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे पूरे ब्रिज कोर्स को। तो इससे हम लोग हमारी पहुंच जो उन पुस्तकों तक हो जाएगी और हमारी जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं, छोटी मोटी जो भी हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो निकल जाएगी और इस तरह से हम लोग बहुत अच्छी तरह से इन चैप्टर को तैयार कर पाएंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि हर प्रत्येक बच्चे को, है ना, ऑल स्टूडेंट है ना, सभी बच्चों को ये ब्रिज कोर्स को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करना है। इसको केवल बला नहीं टालना है कि भाई हम लोग आधा अधूरा कर लें फिर छोड़ दें। आप लोग जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आपको ये पूरे मीनिंग याद करने हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। आप लगातार बने रहें, आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। अपने और मित्रों तक इसको जोड़ें, दोस्तों तक जोड़ें इसको और अपने सभी बच्चों को, अपने सभी दोस्तों को इसको बताएं ताकि वो भी लाभ ले सके। और आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलते हैं अगले वीडियो की